हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। तो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल जो है मणिपुर से जुड़ा हुआ है, पर इंपॉर्टेंट उसमें जो टर्म है इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जीरो एफआईआर्स। जीरो एफआईआर्स क्या होता है कि समझ लीजिए किसी जगह में कोई घटना हुआ, और जहां यह घटना हुआ आप उससे दूर कहीं हो तो आप यहाँ पे भी जीरो एफआईआर लिखा सकते हो। और उस टाइम में ये जो पुलिस स्टेशन है, ये इस पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करके आपका एफआईआर वहां फॉरवर्ड कर देगा और यहाँ पे फिर एफआईआर रजिस्टर होगा। तो फर्स्ट एफआईआर आपने रजिस्टर किया यहाँ पे दूसरे पुलिस स्टेशन में या दूसरे जुरिस्डिक्शन में, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। इसका यूज क्या है? इसका यूज सिंपल है। समझ लीजिए आप विक्टिम है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। मेनली वुमेन को रखते ध्यान में रखते हुए इस चीज को बनाया गया है ताकि जस्टिस मिलने में लोगों को डिले ना हो और उनको कोर्ट और पुलिस के चक्कर ना काटना पड़े खाली अपने कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो एफआईआर का इजाद किया गया था। इसको जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो इसीलिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। आप लोग को पता हुआ रिसेंटली पार्लियामेंट में जो थर्सडे और फ्राइडे को सिटिंग हुआ था, वहाँ पे अपोजिशन ने कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट किया था मणिपुर इशू पे। वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके मणिपुर के इशू पे स्टेटमेंट दे, पर प्राइम मिनिस्टर तो आ नहीं रहे थे, वो पार्लियामेंट के बाहर अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। इस एक्टिविटी के कारण क्या पार्लियामेंट को एडजर्न करना पड़ा। पार्लियामेंट सफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाया डे वन और डे टू में ऑफ द मानसून सेशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो इस कंटेक्स्ट में वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उस स्टेटमेंट को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एसे और एथिक्स में आप उसको यूज कर सकते हो एज अ स्टेटमेंट गिवन बाय वाइस प्रेसिडेंट। एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड डिबेट टू सिक्योर पब्लिक गुड। अब देखिए, ये स्टेटमेंट अगर आप याद रखो तो ऐसे में कभी डेमोक्रेसी पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो एज सेड बाय वाइस प्रेसिडेंट बोल के। फिर उन्होंने ये भी स्टेट किया, डिस्ट्रप्शन एंड डिस्टर्बेंस आर एंटी एथिकल to the essence of democratic values. Temples of democracy like parliament should be functional 24/7 to secure justice for the people at large. देखिए, इन्होंने जो कहा इसको आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, पर आप सिंपल ऐसा स्टेटमेंट देखिए जो कि फैक्चुअली करेक्ट है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आवर का इंपॉर्टेंस बताया जो इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है कि क्वेश्चन आवर क्या होता है। क्वेश्चन आवर इज बेसिकली अ मैकेनिज्म टू जनरेट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। कैसे? क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन को उनको या तो ओरली आंसर करना पड़ता है जिसमें से फिर ये मेंबर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर उनको रिटर्न आंसर देना पड़ता है जिसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐसे स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर के अंदर पूछे जाते हैं जो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। इसलिए इसका बहुत सारा बेनिफिट है डेमोक्रेसी में ऐसे डिस्कशंस का। पर वो डिस्कशन 2 दिन से पार्लियामेंट में हो नहीं पा रहा बिकॉज़ ऑफ डिसरप्शंस। तो ये कुछ बातें जो हमने डिस्कस की, 2 बातें खासकर क्वेश्चन आवर उसका सिग्निफिकेंस और फिर डेमोक्रेसी इन जनरल क्या है, डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस डेमोक्रेसी को कैसे हैम्पर कर सकता है। ये आइडिया आपके दिमाग में अगर क्लियर है फ्रॉम दिस वाइस प्रेसिडेंट स्टेटमेंट, देन आपको ऐसे और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसकी वजह से। आपको पता होगा कि कुनो नेशनल पार्क में कुछ चीता का डेथ हो गया था, तो उसके बाद 6 चीतों का रेडियो कलर्स हटा दिया गया। जब ये हटाया गया तब देखा गया कि 2 को उसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन है। तो जो हमारा संदेह था कि जो चीता कुनो नेशनल पार्क में मर रहा है वो रेडियो कॉलर्स की वजह से मर रहा है, वो कहीं न कहीं सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पे आगे जाके और डिस्कशंस होगा कि कैसे इनके डेथ्स को कम किया जाए और कैसे इस रिलोकेशन को सक्सेसफुल बनाया जाए। तो जानकारी जब आएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इतना रिलेवेंट बस यही जानकारी। पेज नंबर 8 में एक आर्टिकल है अबाउट इंडिया वियतनाम रिलेशन। अब देखिए, इंडियन नेवी ने क्या किया, उनका जो आईएनएस कृपान है, इंडियन नेवी का एक इंडिजिनसली मिसाइल कॉर्वेट है, उसको डीकमीशन किया और वियतनाम को हैंडओवर किया। तो ये जो एक्सचेंज हुआ इंडियन और वियतनामीज नेवी के बीच में, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसाइल कॉर्वेट कृपान के बारे में, आईएनएस कृपान के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। और फिर ये इंडिया वियतनाम का कोई रिलेशन आता है तो उसमें मेंशन कर सकते हो, या फिर कैसे इंडिया एक प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर है इन द इंडियन ओशन रीजन, ऐसा क्वेश्चन भी कभी आता है, उसमें भी ये एग्जांपल आप डाल सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्सप्लेन पेज है। एक्सप्लेन पेज में देखिए, पहला जानकारी जीरो जीरो एफआईआर के ऊपर ही है। यहाँ पे वही लिखा गया जीरो एफआईआर क्या होता है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। प्लस उन्होंने बताया कि ये प्रोविजन जीरो एफआईआर का जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आया क्रिमिनल लॉ को अपग्रेड करने के लिए, ताकि फास्टर ट्रायल हो सके और इनहैंस पनिशमेंट मिल सके फॉर सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। ये 2012 में जो गैंगरेप केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ये रिकमेंडेशन को ध्यान दिया गया। जीरो एफआईआर का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि विक्टिम को पिलर्स टू पिलर पोस्ट रन ना करना पड़े अपने कंप्लेंट को पुलिस का रजिस्टर करने के लिए, और स्पीडी रिट्रेसल हो सके विक्टिम के इश्यूज का। तो जैसे मैंने डिस्कस किया अबाउट दैट। इस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, आपको पता होगा इंडिया जो है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ टारगेट रखा है 2030 तक।
उसमें आगे बढ़ते हुए इथेनॉल इम्पेटस जो है कैसे हेल्प कर रहा है और डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी और इथेनॉल को कैसे हेल्प कर रहा है इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में, उसके ऊपर डेटा है। आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट इतना बेसिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है खाली कि इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया काफी सीरियसली ले रहा है। इसके लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट होगा, और वो इतना इंपॉर्टेंट अभी है। फिर साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि एचआईवी वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स होता है, उसका क्योर लगभग 6 केसेस ऐसे रिकॉर्ड हुए हैं जहाँ पे स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करके, जो कैंसर के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स करते हैं, उनको यूज करते हुए 6 ऐसे लोग रिकॉर्ड हुए हैं जिनका एचआईवी वायरस खत्म हो गया। 20 महीने बाद भी उनका वायरस नहीं देखा गया। तो ये थेरेपी सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसमें भी लिमिटेशंस भी है अभी। इसको और स्टडी चल रहा है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जानकारी कि स्टेम सेल एक टॉपिक साइंस एंड टेक में वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसका एक एप्लीकेशन है स्टेम सेल्स का, वो कैसे हेल्थ में इनोवेशन ला रहा है और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसमें एक एग्जांपल आप भी कोट कर सकते हो, कभी मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, एक होता है बैंक का प्रैक्टिस, जिसमें बैंक क्या करती है, अपने जो लोन्स बैंक देती है ना, उसको राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ कर देती है, इसका मतलब कि वो एनपीए तो हो गया, पर बैंक मान चुकी है कहीं ना कहीं उसका लॉस वहां पे हो रहा है, तो बैंक उसको अपने बैलेंस शीट से हटा देती है। और फिर अगर उससे रिकवरी करने का प्रोसेस जारी रहता है, जितना हो पाए, तो उसको अपने बैलेंस शीट से हटा देती है, ठीक है, अपने अदर फंड के जरिए। तो ये जो हट इस प्रोसेस को राइट ऑफ बोलते हैं। तो ऐसा 2022-23 में जितने भी बैंक्स हैं, उन्होंने कुछ 2.09 लाख करोड़ का अमाउंट को राइट ऑफ किया आरबीआई के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। आप देखिए 2018-19 में हाईएस्ट था ये 236 लाख करोड़। तो सॉरी 2.36 लाख करोड़। अब ये जो नंबर है ये चेंज हो रहा है रिसेंट ईयर्स में, देखिए 2 लाख के आसपास ये बढ़ रहा है। ये एक टेंशन वाला विषय है। बैंक इतना लोन, मैंने समझ लिया बैंक आपको 100 रुपए लोन दिया और बैंक को मिला नहीं, तो बैंक उसको राइट ऑफ कर दिया। इससे इकोनॉमिक सिस्टम कितना स्ट्रगल करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू। ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। खाली लेस देन 1/5 ऑफ द अमाउंट बैंक अभी तक रिकवर किया है 3 सालों में, जो राइट ऑफ किया गया था। आप समझ लीजिए कितना बुरा रेशियो है ये। अब देखिए एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक नया इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ है, गिग वर्कर्स वाला। वर्क बेस्ड पे लोगों को एम्प्लॉय देना, एम्प्लॉयमेंट करना, और उनको वर्क के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर स्कीम्स उनको नहीं मिलते, बेनिफिट्स नहीं मिलते, सिर्फ वर्क का पैसा मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो पार्लियामेंट्री पैनल है, उसने सजेस्ट किया लेबर मिनिस्ट्री को, इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाया जाए। गवर्नमेंट प्लान करे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। जानकारी आप ध्यान रख सकते हो, गिग वर्कर्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले सकती है, उसमें एक सजेशन की तरह इसको डाल सकते हो। बस आज के न्यूज़पेपर में ये जानकारी रिलेवेंट थी। आपको अगर इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।